ओके, सो हेलो क्लास 9th, वेलकम टू जेनिथ गुरु इंस्टीट्यूट। दिस इज शिखर खरे। सो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि हम लोग अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, और मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो एग्जाम्पल्स होंगे हमारे, ठीक है, और जो हमारे अदर जो क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज के होंगे वो हम लोग अलग, जो जिसमें हम लोग सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस लेंगे, उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो हम लोगों का लेक्चर है बेटा वो हम लोगों का होने वाला है प्रॉपर एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे। ठीक है, जो भी एक्सरसाइज है उसके हम लोग क्वेश्चंस बेटा आज करने वाले हैं। ठीक है, और जो भी हमारे बचे रह गए थे कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्पल वाले, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने यहाँ पे भी 2 पोर्शन कर रखा है। ठीक है, मैं एक साथ पूरी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, उतना आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे एक दिन में। ठीक, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा ही थोड़ा पढ़ें, बट हम लोग चीज़ों को काफ़ी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस ही ले रहा हूँ। ठीक, ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस ही लेंगे, बट जितने करेंगे उतने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट, चलिए, तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पे हम लोगों ने कल छोड़ा था। तो यस, हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स छोड़ दिया था। यस, तो हम लोगों ने कल ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोग नेक्स्ट लास्ट जो हम लोगों के वीडियो था उसमें शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करा तो दिया था, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये वाला। यस, तो ये वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का रह गया था। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन से, ताकि हम लोगों का जो भी क्वेश्चंस रह रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हो जाएं और आपका कोई भी डाउट ना बचे। राइट, यस, देखो, तो होप सो द क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 30 किलोमीटर पर आवर से लेकर के यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर तक जो कार की वेलोसिटी को इंक्रीज किया गया है 30 से 60, ठीक है, उसमें वर्क डन कितना हुआ ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, समझ में आ रहा है कितना वर्क डन यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ है कार की वेलोसिटी को 30 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर से लेकर के 60 किलोमीटर पर आवर तक लाने में जो वर्क डन हुआ वो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, देखो, पहली बात तो एक चीज़ जानो, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, ये आप सबको पता है। ठीक, जो भी एनर्जी होगी उतना यहाँ पे वर्क डन माना जाएगा। ठीक, तो एनर्जी का क्या यहाँ पे हम लोग ये नहीं निकाल सकते कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसकी अगर निकाल ली जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वर्क डन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखो मास आपको 15 kgs दिया ही, और 1500 kg दिया ही हुआ है, वेलोसिटी दी गई है, तो ये मतलब ये आप वेलोसिटी ही मानेंगे। जब हम लोग जो इसको जो वेलोसिटी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया मास और ये हो गई वेलोसिटी, तो mv² बन सकता है इजिली। तो यहाँ पे जो है हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा करके इसको इजिली जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करना कैसे है, यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है बेटा। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चे, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोगों को कन्वर्ट कर लेना है मीटर पर सेकंड में, ये रूल आप सबको मालूम है। ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे हो सकता है नए होंगे, तो कभी कभी किसी को कन्फ्यूजन होती है, तो भी कोई बात नहीं बेटा, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा इस पॉइंट पे। सो दिस विल बी 25/3, दिस विल बी 25/3। कैसे, देखो 6 से काट दोगे, 6 3s are 18 एंड 6 5s are 30, राइट। तो यहाँ पे 25 एंड और इतना यहाँ पे भी देखो 3 आ जाएगा एंड हियर विल बी 10, सो दिस विल बी 50, दिस विल बी 50/3 एंड दिस विल बी 25/3। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चलो अब आगे आ जाओ नेक्स्ट चीज़ पे। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो तुम्हें करना क्या है,
तो ये चेंज इन वेलोसिटी बेटा यहाँ पे तुमको निकालनी है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, देखो एक बार में काम खत्म करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे देखो मैं अलग अलग नहीं निकालने जा रहा हूँ कि यहाँ पे हम 30 के लिए अलग निकालें 60 के लिए अलग निकालें, ये काम ही नहीं करना है, एक ही बार में सब निपटारा कर देते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी बेटा यहाँ पे देखो कितनी आ जाएगी आपकी 50/3 माइनस 25/3। यहीं पे कुछ देर के लिए रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, प्रॉपर माइनस मत कर देना, ठीक, रूल लगाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आ जाएगी, देखो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ इंटू mv²। ये जो v है बेटा ये चेंज इन वेलोसिटी ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, हाफ इंटू 1500 इंटू 50/3 माइनस 25/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अभी भी यहाँ पे तुमको एक जनरल रूल से मत कर देना कि सर इसको पहले माइनस कर देते हैं उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, नहीं, यहाँ पे तुमको सिंपली जो है क्लास 9th की एक वो लगाना है जो आइडेंटिटी होती थी विच इज़ a², सॉरी यहाँ पे आपको जो आइडेंटिटी होती थी बेटा वो आपको लगानी है विच इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता था a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये चीज़ देखो बेटा कैसी हो जाएगी, हाफ इंटू ये 1500 है ना, मैं इसको थोड़ा सा काम तुम्हारे लिए आसान कर रहा हूँ, देखो मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 15 कर दिया, इसको 100 कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको बेटा सिंपली ये वाले रूल से लिखूँ तो a प्लस बी यानी कि 50 प्लस 25 विल बी व्हाट 75, राइट, और हेयर इट इज 3। उसके बाद क्या करना होगा, a माइनस बी यानी कि 50 माइनस 25 विल बी 25/3, ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो इस 3 से कैंसिल कर दो इस 15 को, सो दिस विल बी 5, और इस 3 से कैंसिल कर दो इसको, दिस विल बी 25, और इसको इससे कैंसिल कर दोगे सो दिस विल बी व्हाट 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 250 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 15625 जूल्स, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ये देखो ये एक बार में निकालने का तरीका है, ये आप इजीली लगा सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो बेटा अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है देख लो, ये इंटेक्स क्वेश्चंस हम लोगों ने सारे कर लिए थे, राइट। चलो हाँ अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहता है और क्या हम लोगों से पुकार करता है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि बेटा देखो ये जो टॉपिक है आप सबको पता है कि एनर्जी का टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, यानी कि मास कितना है बेटा यहाँ पे 10 kg का मास है, व्हेन इट इज एट द हाइट ऑफ कितना है यहाँ पे 6 मीटर्स की हाइट है। ग्रेविटी कितनी दी गई है बेटे, ग्रेविटी दी गई है बेटा 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की, ये यहाँ पे दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एनर्जी, एनर्जी। अब आपको पता है कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसमें मास का भी यूज होता है, हाइट का भी यूज होता है और जी का भी यूज होता है। हिंदी में पढ़ोगे तो mgh लिख रहा है, तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, ये ऐसी एनर्जी को हम लोग हिंदी में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, ठीक। तो ये चीज पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी, तो हो जाएगा mgh, ठीक है। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 10 इंटू 9.8 इंटू 6, ठीक है। तो इसको टोटल यहाँ पे इसको सीधा सीधा 98 बना दो और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा 6 8 are 48 एंड दिस विल बी 54 and 4 प्लस 588 जूल्स।
सो द एनर्जी विल बी 588 जूल्स। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो, एकदम सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि आपको मास कितना गिवन है, हाइट कितनी गिवन है और ग्रेविटी कितनी गिवन है। सिंपल ये चीज़ आपको यहाँ मेंशन है। अगर हाँ ग्रेविटी मान के चलो ये ना गिवन होती, कुछ मेंशन ही नहीं होता, तो आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए यहाँ पे सीधा सीधा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। इज दैट क्लियर? चलो अब आते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया? यस। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन हम लोगों का 588 जूल्स, ये देखो आंसर एकदम सही मैच कर रहा है, ठीक है। अरे इससे ऊपर वाले का भी आंसर एक बार मैच कर लेते हैं जो अभी हम लोगों ने किया है बेटा, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। तो ये आंसर इसका भी हम लोगों का सही आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओकेज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में भी देखते हैं बेटा कि हम लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं कि हम लोगों को इसमें करना क्या क्या है। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पे मेंशन है आपको, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट अ सर्टेन हाइट above the ground if the potential energy of the object is 480, find the height at which the object is placed, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्रेविटी इज दिस। ओके, तो यहाँ पे आपको सिंपली बेटा क्या निकालना है, हाइट निकालना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है, देखो पोटेंशियल एनर्जी आपको 480 जूल्स की गिवन है, ठीक है। आपको मास कितना गिवन है बेटा, 12 kg गिवन है। ग्रेविटी कितनी गिवन है, 10। हाइट तुम्हें कैलकुलेट करनी है, तो h इज इक्वल्स टू 480 बाई 480, यस, 480 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 कर देते हैं। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 4 मीटर्स। तो हाइट, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइट इज इक्वल्स टू 4 मीटर इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, मैं फिर बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। किस तरह से आपको करना है इस चीज़ पे फोकस करो कि आप लोगों को बेसिकली इस चीज़ का ध्यान दे करके करना है कि जो भी, देखो मैं बहुत क्लियर आपको बात बताऊँ, जितना भी आपने पढ़ा है उससे बाहर का एक सवाल नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप अपना एप्लीकेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं कि आप किस क्वेश्चन में कितना सोच पा रहे हैं। इसीलिए मैंने हमेशा ये चीज़ कही है बेटा कि न्यूमेरिकल लगाते हुए इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है और जो भी चीज़ आप को निकालनी है उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे आपको बहुत इजीली समझ में आ गया था कि आपको मास गिवन है, आपको ग्रेविटी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, आपको सिंपली हाइट निकालनी है, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से पता था कि आपको मास, ग्रेविटी और एनर्जी गिवन है, आपको हाइट निकालनी है। सिंपल इसी फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। जहाँ पे सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक डायरेक्ट रिलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस टाइप से काम करना है, सिंपली एक हिट में आपका सवाल हो जाएगा। जैसे कि h इज इक्वल्स टू, फिर आपको पता ही है बाकी सारी कैलकुलेशन आपने अपने हाथ से करी, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा जिस पे आपको ध्यान रखना है। देखो बाकी न्यूमेरिकल की एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि एक बारी आप हाँ, न्यूमेरिकल की एक सबसे अच्छी बात होती है बेटा, उसके कुछ पैटर्न फिक्स होते हैं, उसी पर सवाल पूछता है, ठीक है। और क्योंकि अभी आप क्लास 10th में है, बहुत हाई लेवल के सवाल आप लोगों के पास आते नहीं है, बहुत ज़्यादा सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, 2-4 पैटर्न पे सवाल होते हैं, उसी पैटर्न पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 9-10th के बच्चों से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सिंपल फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि अभी आपने न्यूमेरिकल को सिर्फ ये जाना है कि हाँ फिजिक्स में भी कुछ मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि फिजिक्स में भी कुछ ऐसा होगा, बट ठीक है, अब आप लोगों को ऐसा मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, आंसर इज राइट। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, ठीक है, क्लाइम्स अप अ रोप ऑफ 8 meters. We name one girl A and other girl B. Girl A take 20 seconds while girl B takes 50 seconds to accomplish the task. What is the power expended by each girl? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास गर्ल A है एंड गर्ल B है, दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों के पास 400 न्यूटन का वेट है, 400 न्यूटन का वेट है। अब सोचो, सिंपल सोचो कि अगर किसी को पता चल जाए उसका 400 किलो वजन है, मतलब अगर सिंपल बात यहाँ पे, अगर मैं बहुत सिंपली, अगर मैं फिजिक्स को थोड़ा सा दूर कर दूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई तेरा वेट कितना है, तो बोलता है भाई इतना, मेरा इतने केजी वेट है, इतने केजी। अब सोचो किसी को पता चल जाए 400 किलो वजन, बाप रे बाप। और यहाँ तो यहाँ यूज़ भी क्या किया गया है गर्ल्स कि 400 किलो वजन, अरे बाप रे बवाल हो जाता। खैर कोई बात नहीं, तो 400 न्यूटन का यहाँ पे बेटा फोर्स लग रहा है। देखो गर्ल ए 400 न्यूटन, गर्ल बी 400 न्यूटन। उसके बाद अब यहाँ पे हाइट कितनी गिवन है, हाइट यहाँ पे कितनी गिवन है बेटा, यहाँ पे देखो हाइट आपको गिवन है 8 मीटर्स की, ठीक है, हाइट यहाँ पे कितनी गिवन है 8 मीटर्स की। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, अगर हाइट 8 मीटर्स की गिवन है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये आपको वेट गिवन है ना, ये वेट पूरा गिवन है आपको, और ये है हाइट, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो गर्ल ए लेती है 20 सेकेंड्स, ठीक है, और गर्ल बी लेती है 50 सेकेंड्स टास्क को कंप्लीट करने के लिए। पावर आपको बेटा पता है कि पावर होता है W/T, ठीक है, तो T आपके पास इंडिविजुअल का है, यहाँ पे 20 है, यहाँ 50 है, तो आपको पता है, तो पावर ऑफ A निकालना है एंड पावर ऑफ B निकालना है, ठीक है। सो दिस विल बी W/T और दिस विल बी W/T। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब आपको ये करना है कि यहाँ से वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या, ये वेट गिवन है ना बेटा 400, तो अब देखो इधर, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर यही चीज ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होती है तो ये जो फोर्स है, जहां पे ma लिखा जाता था वहां पे ये हो जाएगा mg, और mg होते ही ये चीज बन जाएगी वेट, और डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है, या हाइट यहाँ पे गिवन है आपकी 8 मीटर्स की, ठीक है। तो दिस विल बी 400 इंटू 8 अपॉन 20 सेकेंड, और सेम वही चीज यहां पे भी होगी 50 सेकेंड्स के साथ, यहां पे किसके साथ होगी 50 सेकेंड के साथ, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर बेटा मैं यहां पे पावर का कैलकुलेशन करूं, ठीक है, इंडिविजुअली पावर का कैलकुलेशन करें बच्चे, तो देखो यहां पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी 20, तो ये हो जाएगा पावर ऑफ गर्ल ए विल बी 160 वाट, सॉरी मैंने जूस लिखा, दिस विल बी 160 वाट का। उसके बाद अगर मैं पावर बी की बात करूं बेटा, बी यहाँ पे मैं बी की बात अगर करूं, तो यहाँ पे बी कितना आ जाएगा, देख लो 58 इज 64 वाट, ठीक है। तो पावर ऑफ बी एंड पावर ऑफ ए विल बी इजिली कैलकुलेटेड, बहुत इजी, देखो फॉर्मूला है, मैं फिर आपसे ये सारी बातें बोल रहा हूँ कि बार बार जिसकी आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस थोड़ा सा आपको दिमाग अपना लगाना है, ठीक है। खैर ये सारी चीज़ें हंसी मजाक की बात थी, इसको कोई बुरा मत मानना आप लोग, राइट। खैर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हम लोगों का सही आया है, यस। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, सो द क्वेश्चन इज बेटा कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a stair of
45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. Take g as a 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यस, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को गिवन है कि मास जो है ना बेटा, यहाँ पे मास गिवन है 50 kgs, राइट। और यहाँ पे जो स्टेयर केस है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 45 स्टेप्स बेटा उसने चढ़े हैं 9 सेकेंड्स में, ठीक है। और हर एक स्टेप की हाइट कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दी गई है। यानी कि हाइट ऑफ द स्टेयर्स इज यहाँ पे कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर दी गई है। 15 सेंटीमीटर का होता है मतलब होता है 0.15 मीटर्स। अब अगर मैं बात करूं टोटल कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे कितनी 45 स्टेयर्स हैं, तो 45 इंटू 0.15 विल बी व्हाट, दिस विल बी 6.7 के अराउंड कोई फिगर है यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी 6.7, ये आ जाएगा तुम्हारा हाइट 6.7 के अराउंड यहाँ पे आ जाएगा 6.75, यस हाँ कुछ यही फिगर आएगी 6.75 यहाँ पे मीटर्स की हाइट आ जाएगी। तो ये हाइट अपने पास आ गई 6.75 की। ग्रेविटी यहाँ पे आपने 10 ऑलरेडी बोल रखी है, ये 50 ऑलरेडी यहाँ पे वेट है, यहाँ पे सब कुछ आपको गिवन है। अब आपको करना क्या है, फाइंड द पावर। पावर आपको बेटा कैलकुलेट करनी है, वो W/T से हमेशा निकाली जाती है। तो आपको पता है यहाँ पे कि आपको क्या करना है, दिस विल बी 50, तो ये जो 50 है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 500। 500 क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्क जो होगा वो, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये चीज़ हो रही है, तो जो वर्क होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखेंगे। वर्क इसको कर देंगे mg, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस विल बी 6.75, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10 इंटू 6.75 अपॉन 9, ठीक है। ये यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। और ये चीज़ अच्छा ये सॉरी एक चीज़ छोटी सी मेरी गलती हो गई है ना, हाँ ये मैंने ऑलरेडी इसको 500 जब बना रखा है तो इसको फिर यहाँ पे अलग से 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। दिस विल बी 6.75, ये चीज़ हो गई बेटा, ये इतनी क्लियर है यहाँ तक एकदम फर्स्ट क्लास है ना। अब इसको अपन जब डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 375, yes this will be 375 watts, so this will be 375 watts। यहाँ तक समझ में आ गया, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है बच्चे, यहाँ तक हम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं है ना। क्वेश्चन ये समझ में आ गया था क्या करना था, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, बाकी पोर्शन बहुत इजी है। यहाँ पे समझ लो कि तुमने किया क्या है, जितने भी 45 टोटल स्टेप्स थे और यहाँ पे एक की हाइट 15 सेंटीमीटर दी थी, तो टोटल 45 की हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमने निकाली 6.75 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मास गिवन था, टाइम लिया था 9 सेकेंड्स करने का, जो कि 45 स्टेप्स को चढ़ने में उसको 9 सेकेंड्स लगे, तो टोटल हाइट बेटा यहाँ पे कितनी बन गई, इतनी बन गई। टाइम इतना लिया, पावर यहाँ पे हम लोगों ने कंज्यूम निकाला कि कितना पावर यहाँ पे यूज़ किया गया, ठीक है। ओके, सो यस क्वेश्चन का आंसर ये भी हम लोगों का सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। ओके, सो अब हम लोगों के पास कोई भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन बच्चे नहीं बचा है। अब हम लोगों के पास जो भी है, हम लोगों के पास सिंपल यही हम लोगों का क्वेश्चन बचता है एक्सरसाइज वाला, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम लोगों ने पहले कितने क्वेश्चन अभी तक किए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, सो दिस इज 1 2 3 4 5, यस 5 क्वेश्चंस तक वी हैव डन। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हाँ ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट अ सेकेंड गाइज।
Hmm. I think this question is situational based somewhere, right? But it doesn't mean कोई आसान नहीं है, मतलब कोई टफ नहीं है, कर लेंगे अपन, राइट? ओके, सो जस्ट लेट मी, यस, ये क्वेश्चन है आप लोगों का नाउ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा, होप सो, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इसको मुझे साइज इसका बड़ा करने की ज़रूरत है यहाँ पे, यस, और इसका भी साइज थोड़ा सा मुझे इंक्रीज कर देना चाहिए, है ना? तो चलो, जो भी है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि किस में क्या वर्क डन हो रहा है, किस में क्या वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्क की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है उसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशंस यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है? अब आपको ये देख के बताना है इस सिचुएशन में इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे ये क्या वर्क हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वर्क होने की जो भी डेफिनेशन, देखो मैंने आप लोगों को पहले, जो अभी इससे जो पहले मैंने लेक्चर लिया था आप लोगों का, उसमें मैंने बताया था कि वर्क के दो एसेंशियल्स हैं, उस एसेंशियल को ध्यान में रख लो। एसेंशियल्स ऑफ वर्क, मैं फिर से बता रहा हूँ, एसेंशियल्स ऑफ वर्क को ध्यान रख लो। पहली बात तो फोर्स होना चाहिए, और दूसरी बात इस फोर्स के द्वारा दिया गया डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बेटा। ये दोनों चीज़ें जिस दिन हो जाएंगी उस दिन हमारा ये चीज़ वर्क डन में काउंट होने लग जाएगा। आप सबको भी पता है फिजिक्स कभी किसी का कहना नहीं मानता, वो अपने हिसाब से चलता है, और उसका हिसाब ये है कि वर्क को तभी हम लोग काउंट करेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट में आपने फोर्स लगाया हो और उस फोर्स के द्वारा उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट बनी हो, तभी हम लोग उसको एज अ वर्क काउंट करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पे कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। अच्छा, अगर आप देखो, चलो हम लोग पहला केस पकड़ते हैं बेटा। तो पहले केस में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, कह रहा है कि सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, ठीक है? तो ये सुमा जो है क्या स्विमिंग कर रहा है, ठीक है? अब स्विमिंग वाली सिचुएशन आपको पता है कि हाँ ये वर्क डन तो है। क्यों वर्क डन है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है बेटा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये मूव किधर कर रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि अगर ये वाटर है और यहाँ पे कोई इंसान जो है स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये कोई इंसान स्विमिंग कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये अपने हाथों से पानी को ऐसे खींच रहा है, ठीक है? पूरा पानी इधर डायरेक्शन में करके फोर्स इधर को लगा करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे इस सिचुएशन में यहाँ पे फोर्स भी अवेलेबल है और डिस्प्लेसमेंट भी अवेलेबल है, दोनों अपोजिट साइड में है, वो अलग चीज़ है, ठीक है? तो वैसी सिचुएशन में यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है और वर्क डन ज़ीरो नहीं है, ठीक? समझ में आ गया? कह रहा है कि डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि डोंकी इज कैरिंग, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बेटा डोंकी बनाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक डोंकी बनाऊं और यहाँ पे ये इसने वजन लादा हुआ है, तो अब क्या होगा, ये जो डोंकी है ये चलेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो वजन है वो लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। अगर इसका डायग्राम मैं थोड़ा सा सुधार करके बनाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो बेटा एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? 90 बन रहा है। तो अब आपको याद होना चाहिए कि एंगल जब 90 बनता है तो वर्क ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जिसको बोलते हैं वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, या फोर्स कॉस थीटा एस, या फोर्स कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू रखी जाती है और उस हिसाब से वर्क कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जो कोर्स की यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री रखी जाएगी और कॉस 90 हमेशा ज़ीरो होता है। समझ में आ गई मेरी बात? कॉस 90 कितना होता है बेटा? ज़ीरो होता है। तो जब कॉस 90 ज़ीरो हो गया तो वैसी सिचुएशन में यहाँ पे वर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। तो सिंपल अगर फिजिक्स की भाषा में बोलें तो गधे ने कोई काम नहीं किया है, डोंकी ने यहाँ पे कोई भी काम नहीं किया है, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में काउंट करें तो, ठीक?
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, यस। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा बेटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 वाला केस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी हुई है। अब आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। अच्छा देखो, लिफ्टिंग फ्रॉम, ये है पहला वाला केस है बेटा, ये है दूसरा वाला केस। ठीक है, और यहाँ पे मैं तीसरा चौथा केस भी बना ही रहा हूँ। तीसरा वाला केस देखो यहाँ पे क्या है, लिफ्टिंग वाटर ना। अब देखो, कहीं से भी वाटर को लिफ्ट करेंगे तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं है। मान के चलो कि जो भी विंडमिल है वो क्या कर रहा है, किसी कुएं से पानी निकाल रहा है। या 2 मिनट के लिए सारी चीज़ें भूल जाओ। ये बताओ, जब आप कुएं से पानी निकालते हो, ठीक है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हो ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो है वर्क डन 0 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वर्क डन नॉन ज़ीरो होगा, यानी कि वर्क डन 0 नहीं है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, जो विंडमिल काम कर रहा है, वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। क्योंकि ग्रेविटी लग रही है नीचे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर की डायरेक्शन में है? वो ऊपर की डायरेक्शन में। तो फोर्स नीचे हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में हो गया, दोनों के बीच में 180 का एंगल बन रहा है, तो 180 -1 होता है। इसलिए यहाँ पे जो है वर्क हमारा नॉन जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखो वर्क डन 0 है। सिंपल है यार, यहाँ पे वर्क डन 0 है। यहाँ पे वर्क डन इसलिए भी 0 है बेटा क्योंकि किसी भी फोटोसिंथेसिस के लिए फोर्स का यूज़ तो नहीं पड़ता है। मतलब ये दोनों एसेंशियल्स ही नहीं पूरे होंगे इसमें, इसलिए फोटोसिंथेसिस वाला मामला 0 कर दो। उसके बाद आ जाओ इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। तो यहाँ पे भाई, यहाँ तो अंधा भी देख के बता देगा कि वर्क डन जो है नॉन ज़ीरो है। और वर्क डन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है इंजन अपने पीछे पीछे डब्बे को खींच रहा है। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। फोर्स भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लग रही है, दोनों यहाँ पे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं, इसलिए ये चीज़ जो है वर्क डन हमारा यहाँ पे नॉन जीरो हो जाएगा। वर्क डन यानी कि यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड। तो इसका भी आंसर बेटा वही लिख लो कि वर्क डन इज 0। मुझे नहीं लगता किसी फोर्स की ज़रूरत है, ये दोनों यहाँ पे आएंगे नहीं। 0। सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। तो बात बिल्कुल सही है, सेल बोट मूव कर रहा होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वर्क डन इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो होप सो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन बेस्ड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन थ्रू अ सर्टेन एंगल। चलो इंपॉर्टेंट देख लो बेटा, यहाँ पे क्या है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन at a certain angle to the ground, certain angle to the ground, moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. अब हॉरिजॉन्टल लाइन बोल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि सीधे ही फेंका गया और सीधे ही वो आ गया उसी पाथ को फॉलो करते हुए। तो कह रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब देखो काम कुछ और किया है, सवाल कुछ और पूछ रहा है, दोनों ही मैच नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। पहली बात तो ये देखो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करती है हाइट पे, और हाइट यहाँ पे कैसी हाइट होती है? एक ये वर्टिकल हाइट होती है। ठीक है, वर्टिकल हाइट होती है, या सिंपल भाषा में बोलें तो वाई एक्सिस वाला मोशन यहाँ पे मांगता है। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस वाला मोशन मांगता है। तो यहाँ पे कहीं वाई एक्सिस वाला मोशन आपको दिख रहा है? नहीं, क्योंकि पहले बोला है हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल हाइट तो यहाँ पे यूज हो ही नहीं रही है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यूज नहीं हो रहा है। तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का यूज नहीं हो रहा है, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट में फोर्स वाला पोर्शन 0 है ना। सॉरी, फोर्स वाला जो पोर्शन है
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर फोर्स मान के चलिए लग भी रहा है तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कौन सा पोर्शन जीरो है, अपना वर्टिकल हाइट वाला पोर्शन जीरो है, ये वाला पोर्शन कैसा है बेटा, जीरो है। तो वैसी सिचुएशन में वर्क डन भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि इस केस में वर्क डन कितना आ गया बेटे, जीरो आ गया। ठीक है, होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, राइट, ओके। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों का है, यस। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन ये गिवन है बेटा कि अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, एक बैटरी है जिससे कि बल्ब को लगाया गया और बल्ब जो है वहां पे यूज कर लेता है। ठीक है, बल्ब यहाँ पे जल रहा है, बल्ब यहाँ पे एमिट कर रहा है लाइट को। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो मैं एग्जांपल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा बेटा सर्किट बना रहा हूँ। ये रहा बैटरी, देखो ये बैटरी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग 9th के बच्चे हैं तो शायद आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी। और यहाँ पे बेटा मैंने लगा दिया है एक छोटा सा बल्ब। ठीक है, ये एक बल्ब लगाया है। ठीक, अब क्या हुआ है, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो जैसे ही मैंने इसको स्विच ऑन किया तो देखो क्या होता है ना बेटा, इस बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, केमिकल्स होते हैं। अब ये केमिकल जो है किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट ही तो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहां से जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर जाती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, लाइट जलने लग जाती है, लाइट एमिट करने लग जाता है बल्ब। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में। और क्योंकि बल्ब गर्म भी हो जाता है तो इसको हम लोग हीट भी बोल देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चे। तो केमिकल एनर्जी का चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चेंज होता है लाइट एनर्जी प्लस हीट में। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे एनर्जी चेंज के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं एक बल्ब को जलाने में। ठीक है, होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यस। चलिए, now our question is certain force acting on our mass of 20 kg, मास यहाँ पे कितना दिया हुआ बेटा, 20 kg का मास दिया हुआ है। और कह रहा है कि कुछ यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है 20 किलो की बॉडी पे, और इस फोर्स की वजह से चेंज किस में आया, वेलोसिटी में। कहाँ से कहाँ तक आया, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप लोगों ने देखो मोशन पढ़ा हुआ है, मोशन में मैंने पढ़ाया था कि जब भी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो स्पीड कैसी होती है, कम होने लग जाती है। तो यहाँ से स्पीड कम की तरफ जा रही है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ये तुमको यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब एक चीज देखो, कह रहा है कि फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन। तुम्हें यहाँ पे वर्क डन निकालना है कि यहाँ पे कितना यहाँ पे वर्क डन तुम्हारा आएगा। तो इस वर्क डन को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अब ये देखो, ये तो वेलोसिटी यहाँ पे आपको गिवन है, ये है मास गिवन है। तो मास और वेलोसिटी से हम लोग एक ही चीज निकाल सकते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² करके। और वही जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वही चीज हमारा जो है वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो यहाँ पे देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर हम लोग सॉरी चेंज इन वेलोसिटी देखें तो दिस विल बी 2 - 5, 2 - 5 ये होना चाहिए ना। हाँ, तो इसको यहाँ अभी रखे रहो, अभी इसको माइनस मत कर देना, नहीं तो -3 आ जाएगा, फिर तुम्हारा वो आंसर ही नहीं आएगा जो तुमको चाहिए, क्योंकि इसके लिए इंडिविजुअल है, इसके लिए इंडिविजुअल अलग अलग है। ठीक है, तो लेकिन अपन करेंगे इसको एक ही साथ। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, हाफ m यहाँ पे 20 हो जाएगा, और ये कर देंगे 2 - 5 का होल स्क्वायर।
ठीक है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वही आ जाएगा, इसको चेंज किससे करना है, a प्लस बी और a माइनस बी में, क्योंकि ये शक्ल किसकी तरह दिखा रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखा रहा है। तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 20 इंटू, एक बारी प्लस करोगे तो दिस विल बी 5 प्लस 2 दैट इज 7, और एक बारी माइनस करोगे तो दिस विल बी -3। तो यहाँ पे तुमको समझ में आ गया होगा, -210 जूल्स ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रेजेंट। तो यहाँ पे वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा, -210 जूल। अब देखो माइनस, देखो इसी वजह से आया है क्योंकि फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। समझ में आ गई, यानी कि एंगल कितना बन रहा है, 180 का एंगल बन रहा है ना। जाहिर सी बात है ना भाई, देखो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इधर था, फोर्स इधर लग रहा है, तो एंगल देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 है। कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, इस वजह से यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। देखो ये बहुत सब कुछ बेटा एक ही अम्ब्रेला के अंदर है। जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बोला कि बेटा ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, इस वजह से लग रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट से देखो तो ये भी एक पॉइंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए -210 जूल्स इसका आंसर है। माइनस यहाँ पे लगेगा क्योंकि वर्क कैन बी नेगेटिव, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो वो शायद नेगेटिव नहीं लिखता, लेकिन यहाँ पे वर्क डन की बात करी है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो ये एक पोर्शन आपका खत्म। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्यों लास्ट होगा सर, इस वजह से होगा क्योंकि हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल और 5 ये वाले क्वेश्चन कर लिए, टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगा तो आप लोग कहोगे कि सर आपने एक ही बार में पूरा निपटा दिया, सर को कहीं जाना था। नहीं बेटा, सर को कहीं नहीं जाना था, सर का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर रहे, ठीक, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे देखो क्या बात बोल रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि a mass of 10 kg, a mass of 10 kg is at point A on a table. It is moved to the point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by gravitational force? देखो फिर ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा गया था, ठीक है। अब सिंपली आप खुद बताओ मुझे, यहाँ सब आप खुद तेज दिमाग के हो। ये रहा पॉइंट ए, यहाँ पे बुक पड़ी हुई है, ये रहा कोई पॉइंट बी, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दो। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल वर्क का क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या वर्क डन है। तो भाई बात तो ये है कि ये तो डिपेंड ही किस पे करता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। और क्या यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नो तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। तो फिर यहाँ पे हो क्या रहा है सर, यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर नॉर्मली कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछता है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे दे देता कि सपोज 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराया है सर, है ना, और फोर्स इतना, तुम्हारा जो भी मास इतना है, तो यहाँ पे निकाला जा सकता था कि, है ना, तो यहाँ पे फोर्स मिल जाती, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता, काम हो जाता, निकल जाता ये चीज़, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो फोर्स कितना भी लग रहा हो। अब देखो जैसे 10 ये है और तुम ग्रेविटी को 10 ले लो तो 100 किलो, सॉरी वेट तुम्हारा 100 न्यूटन्स का आ जाएगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाओगे, डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारी 0 है, तो वर्क इज इक्वल्स टू वेट इनटू एच जो लिखना था आपको, वहां पे एच वाला पोर्शन 0 हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो वर्क डन आएगा बेटा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन विल बी 0। सो होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं आज का जो लेक्चर है यहीं पे मैं आपको इस लेक्चर को जो है ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक। तो अब इसके बाद जो लेक्चर हम लोग लेंगे वर्क पावर एनर्जी पे, वो इसके आगे के क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सो आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।